हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय प्रजापत आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, उसे आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे हमारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर। किसके ऊपर? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर। इस प्रभाव का मतलब ये होता है कि कोई भी विद्युत उपकरण या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण उसमें क्या होता है कि आवेशों का गमन होता है। क्या होता है? आवेशों का गमन होता है। इन आवेशों के गमन के कारण क्या होता है कि आवेश जब गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और ये गतिज ऊर्जा जब उत्पन्न होगी जब हम परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ में क्या देंगे? हमारे विद्युत धारा देंगे। जैसे ही हमने विद्युत धारा दी तो जो विधारा है, विद्युत धारा कहाँ से जाएगी? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो कहाँ से जाएंगे? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और इनके बीच में, इन आवेशों और इन विद्युत धाराओं के बीच में जब गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है, किसका होता है? गतिज ऊर्जा का जब ह्रास होता है, गतिज ऊर्जा के ह्रास के कारण क्या होता है कि जो ऊर्जा उन्होंने अवशोषित की थी, क्या की थी उन्होंने? अवशोषित, यानी ऊर्जा को जो ग्रहण किया था, तो क्या होता है कि गतिज ऊर्जा के कारण वो उत्सर्जित हो जाती है। जो ऊर्जा उन्होंने गेन की थी उसके कारण क्या होता है? वो गतिज ऊर्जा में फिर उस ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है, उत्सर्जित करते हैं, जिससे जो उपकरण है हमारा, क्या है? उपकरण, वो क्या होता है? गर्म होने लगता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब पंखा चलाते हैं हम और वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो वो पंखा चलने, लॉन्ग टाइम तक चलने की वजह से क्या हो जाता है? गर्म होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? गर्म। और वो गर्म होता है आपकी गतिज ऊर्जा के ह्रास के कारण और विद्युत धारा के अवशोषण है और आवेशों के गमन के कारण। जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा का जो अवशोषित की थी उसको उत्सर्जित करने लगते हैं। क्लियर? अब इस तापीय प्रभाव के लिए एक कुछ मान दिया गया था। ये जो तापीय प्रभाव है वो कैसे निकालें हम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा उपकरण है वो कितना गर्म हुआ है? तो इसके लिए आपके एक साइंटिस्ट ने रूल दिया था। पहले हम वो रूल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए कि मान लीजिए परिपथ में आपके आर प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आर प्रतिरोध लगा हुआ है। और जो आपके धारा है वो आई प्रभावित हो रही है। क्लियर? अगर धारा आई प्रभावित हो रही है, आर है, और तो विभवांतर क्या होगा? जो विभवांतर है वो वी होगा, दिखती बात है। क्लियर? अगर परिपथ में टी समय में, मान लीजिए कि टी टाइम में आपके क्यू आवेश प्रभावित होते हैं, क्या होता है? प्रभावित होते हैं। और जो किया गया कार्य है, जो विभवांतर है, सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो होता है V। कितना होता है? V। इससे हम क्या निकालते हैं? किया गया कार्य निकालेंगे। वो भी किसके द्वारा? इन आवेशों जो प्रभावित होते हैं उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो निकालेंगे। तो देखिए कि जो कार्य है W इजिकल टू वो क्या होता है? तो वो हो जाएगा विभवांतर इनटू आवेश। क्लियर? तो W इजिकल टू क्या बन गया अपने पास? देखिए मैं यहां लिखता हूं V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने विभवांतर पढ़ाया था तब ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। अब आप सभी जानते हैं कि कार्य एक तरह से ऊर्जा के बराबर होता है या ऊष्मा के बराबर होता है। क्या होता है? कार्य ऊष्मा या ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इस W को रिप्लेस करके H लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य जो है वही ऊष्मा है या ऊर्जा है। तो W इंटू
Q। और आप सभी जानते हैं कि V यानी कि विभवांतर को हम ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आप यहाँ पर रखिए। और Q इज इक्वल टू आप सभी को पता है आई टी होता है, धारा इंटू समय। क्लियर। तो अब आप ये लिखिए तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई आर डॉट यानी कि इंटू, और Q की जगह क्या था, आई टी। तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू आई मिलकर हो गया आर स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर और टी। एक तरह से देखा जाए तो जो ऊष्मा है वो किस किस के समानुपाती है, धारा के वर्ग के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एक नियम बन जाता है कि जो H यानी कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। फिर एक थर्ड कंडीशन और कि ये जो ऊष्मा है वो प्रतिरोध के क्या है, समानुपाती, यानी कि R के समानुपाती। क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि जो ऊष्मा है वो T यानी कि समय के भी क्या है, समानुपाती है, यानी कि ऊष्मा इन तीनों के क्या है, समानुपाती हो। इस नियम को हम कहते हैं क्या, जूल का तापीय नियम। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर बच्चों। ये तो था क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्लियर। अब इसी के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि जो विद्युत शक्ति है हमारी, क्या है, विद्युत शक्ति, वो क्या होती है, यानी कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर। आप सभी को पता है 9th क्लास में आप सभी ने पढ़ा है कि जो शक्ति होती है उसकी परिभाषा क्या होती है कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आवेशों के आधार पर दिया जाएगा। किसके आधार पर, आवेशों के आधार पर दिया जाएगा। तो परिभाषा क्या होती है कि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेश पर किया गया कार्य, किस पर, आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है आपके, विद्युत शक्ति कहलाता है। क्लियर। अब ये पावर है तो हम इसे P से डिनोट करते हैं। अब कार्य क्या है, कार्य किया गया है, क्या किया गया, कार्य किया गया है। क्लियर। तो जो विद्युत शक्ति है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बटे हुए समय। क्लियर। तो W अपॉन T। और इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो W या H लिखो, बात एक ही होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर T अपॉन T। देखिए कि ये T से T कट गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इंटू R। तो यानी कि जो विद्युत शक्ति है वो भी किसके समानुपाती है, धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और जो हमारा विद्युत शक्ति है उसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा का है वैसे तो, और जो इसका है वो है वॉट। इंग्लिश में ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, वाट। और अभी विद्युत ऊर्जा की बात करें, हम किसकी बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें। ये जो विद्युत ऊर्जा होती है इसका दिया जाता है आपके विद्युत शक्ति और समय के नियम के अकॉर्डिंग। यानी कि विद्युत जो ऊर्जा है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के अकॉर्डिंग इसको दिया जाएगा। क्लियर। तो विद्युत शक्ति क्या हो गई, P
इंटू टी। और इसका जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, ये होता है आपके किलोवाट घंटा, और इसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर। एक चीज ये आती है कि आपकी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विद्युत शक्ति को खपत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो जो विद्युत शक्ति है, विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। वो लेते हैं क्या, शक्ति यानी कि पी, पावर ये भी होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, वाट में होनी चाहिए, इंटू टी। ये जो टी है ये घंटे में होना चाहिए, बटे हुए 1000। ये आपके खपत का सूत्र होता है कि इतनी खपत होती है आपके डेली लाइफ में या डेली रूटीन में। एक चीज़ और कि कुछ इंडिकेशन में आपको बता देता हूँ। यहाँ तो आप विद्युत ऊर्जा का लिख लीजिए, क्या था, पावर इनटू समय। एक होता है आपके 1 वोल्ट में, ये 1 किलोवाट में। जैसे हम बात करते हैं कि 1000 वोल्ट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट। ये कुछ इस तरीके से 10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। एक होता है आपकी 1 HP। ये जो 1 HP है इसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। ये होती है 746 वोल्ट, एक अश्व शक्ति आपके। क्लियर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक अश्व शक्ति। क्लियर। एक चीज़ ये है कि जब आप किलोवाट घंटा को आप चेंज करते हो तो वो कैसे होता है। ये जो आपके किलोवाट घंटा है इसको आप कैसे चेंज करते हो, तो देखिए 1 किलो में कितने होते हैं, 1000। क्लियर। वॉट आपको जो भी देगा वो। एक चीज़ ये है कि आप समय को यहाँ पर किस में चेंज करो, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और कितने घंटे होते हैं, देखो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकंड। क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपके 3600, और ये 1000 आपके आगे। ये फिर आपके कुछ इस तरीके से चेंज होता है, ये बनता है आपके वॉट में। क्लियर। अब इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो होता है आपके चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय जो शक्तियां होती है उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होता है। तापीय प्रभाव तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चुंबक वाला जो प्रभाव है वो क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि विद्युत धारा में भी खींचने की क्षमता होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो अब देखिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर। तो एक इसका एक प्रयोग किया गया था, हमारे ऑर्स्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका एक प्रयोग किया था। ऑर्स्टेड जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक प्रयोग किया था। वो क्या था कि एक परिपथ लिया। क्या लिया उन्होंने, एक परिपथ बनाया, सिंपल सा परिपथ बनाया उन्होंने। और उसके अंदर एक क्या कर दी, ये लगा दी दिशा सूचक यंत्र लगाया, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। क्या लगाया, कंपास लगाया। ये नेगेटिव और ये माइनस। क्लियर। क्या हुआ कि जब एक चुंबक उन्होंने यहाँ पर ऐसे रखी, ये नॉर्थ साउथ पोल। क्लियर। अब जैसे ही उन्होंने क्या करा कि इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रभाव किया, तो तब तक क्या हुआ कि आपकी ये जो चुंबक है, सॉरी जो जो कंपास है, इसके अंदर कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो इस चुंबक को पास में ले जाते हैं तो ये जो दिशा सूचक यंत्र है इसमें क्या हो जाता है, विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। और ये किस प्रभाव से होता है, क्योंकि जब हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा का जब प्रवाह करते हैं तो क्या होता है कि उस
धारा के कारण आवेशों में गति होती है, और आवेशों में गति के कारण वहाँ पर एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स यानी कि एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वो क्या करता है कि अपने आसपास की चीज़ों को चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? चुंबकीय प्रभाव में। और ये जो चुंबकीय प्रभाव है ये इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आवेशों की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जब वो विद्युत धारा के समय गमन करते हैं। तो इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि जैसे वो चुंबक परिपथ के पास में ले जाते हैं तो जो दिशा सूचक यंत्र था उसके अंदर विक्षेपण उत्पन्न होने लग जाता है, और जैसे दूर ले जाते हैं या धारा को बंद करते हैं तो उसमें कोई विक्षेपण नहीं आता है। क्लियर? तो यही कारण था उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव का आना। क्लियर? तो चुंबकीय प्रभाव कब आएगा? जब आवेशों की गति होगी, और आवेशों की गति कब होगी? जब हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। क्लियर? तो आवेश क्या होता है? जब गति करते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं? वो खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। और उनकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होने के कारण इसलिए वो क्या करते हैं? आसपास की चीज़ों को खींचना प्रारंभ करते हैं। तो यही जो खींचने का प्रभाव है इसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? एक इसी के आधार पर हमें क्या दो नियम दिए गए थे। पहला नियम था दक्षिणावर्त पेच नियम। इस नियम में ये बताया गया कि कोई एक पेच है यानी कोई स्क्रू है। क्लियर? जब ये जो स्क्रू की नोक है, ये जो स्क्रू की आपके क्या है? नोक है। ये नोक हमें बताती है कि ये क्या है? विद्युत धारा की दिशा है। किसके बारे में बताती है? विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताती है। क्लियर? और ये जो पेच है ये इसके बाहर का गोलीय जो क्षेत्र है ये हमें बताता है कि जो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे जैसे आप किसी स्क्रू को अंदर की ओर कसते हो यानी कि जो इसके नोक है वो जैसे जैसे अंदर जाएगा तो उसका मतलब होता है कि जो धारा की दिशा है वो कैसी है? ऐसी है। यानी कि नोक की साइड क्या है? आपके धारा की दिशा है। और उस स्क्रू का ऊपरी भाग, ये जो गोलीय भाग है, वो हमें ये दर्शाता है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के चारों ओर कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तो कौन सा था? दक्षिणावर्त पेच नियम। एक आता है कि अंगुल हस्त नियम। एक नियम आता है आपके हस्त नियम। ये जो हस्त नियम है ये कुछ राइट हैंड रूल कहते हैं हम इसे। ये जो राइट हैंड रूल है यानी कि दाएं हाथ का नियम, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अंगूठे की दिशा होती है, जो आपका अंगूठा है वो क्या दर्शाता है? आपके विद्युत धारा की दिशा को। क्लियर? यानी कि जैसे ये मेरा अंगूठा है, ये जो मेरा थंब है ये दर्शाएगा कि जो विद्युत धारा है वो किस साइड बह रही है, और ये जो मेरी चारों उंगलियां ये दर्शाती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस साइड में लग रहा है। अगर अंगूठा आपके नीचे है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर? अगर मेरा अंगूठा ऊपर की साइड है, कैसा है? ऊपर की साइड है, तो जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, वो भी ऐसे होगा। क्लियर? ऐसे आने पर कैसे जा रहा है? ऐसे। सॉरी, ये उल्टा बन गया। कैसा है? ऐसे। जैसे हम इसको कुछ इस तरीके से लेंगे तो कैसा है? ऐसे। ये देखिए ऐसे घूम रहा है। क्लियर? और अगर मेरा अंगूठा ऊपर है, कैसे? ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये आपके दोनों हाथ में एप्लीकेबल हो सकता है। देखिए, अगर मैं अंगूठा अगर नीचे रखता हूँ
अगर मैं अपने उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड को लेता हूँ तो ये अंगूठे की दिशा क्या है, मेरी विद्युत धारा की दिशा है। क्लियर। और चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर। अगर अंगूठा ऊपर रहेगा मेरा, ये कुछ इस तरीके से, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इस साइड में होगा। क्लियर। तो ये जो दोनों थे वो क्या थे, हमारे चुंबकीय क्षेत्र के नियम थे। अब मैं बताता हूँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आपके चुंबकीय रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिसे हम कहते हैं, ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है ये एक तरह से काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे ये कोई मेरी एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक तरह से काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है और ये अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर। और इनकी दिशा कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। और ये बहुत सारी चलती जाती है इधर से उधर, यानी कि ऐसा जाल, क्या कह सकते हैं हम, ऐसा जाल यानी रेखाओं का ऐसा जाल जो क्या हो, चुंबक के चारों ओर हो। तथा काल्पनिक रेखाओं का जाल होता है। कैसा होता है, काल्पनिक रेखाओं का जाल होता है। और इस रेखाओं का जाल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर। तो ये तो थे क्या, चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसी के अंदर एक टर्म आता है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण आता है। क्या आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये किस तरीके से उत्पन्न होता है, तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब उत्पन्न होता है जब किसी धारामापी को यानी किसी धारावाही को आप क्या करते हो, कुछ इस प्रकार से जोड़ते हो। किसमें जोड़ते हो, परिपथ में अगर जोड़ते हो, और उस परिपथ में आप अपनी अगर चुंबक को लेके जाते हो तो क्या होगा, चुंबक के क्षेत्र प्रभाव के कारण इसके अंदर एक धारा उत्पन्न होने लगती है। परिपथ में क्या है, एक धारा उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। और ये जो धारा उत्पन्न होती है इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण धारा कहते हैं। और ये जो प्रभाव होता है इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये प्रभाव जब उत्पन्न होएगा जब आप किसी चुंबक को धारावाही के अंदर लेके जाओगे। जैसे ही आप उसे अंदर लेके जाओगे तो जो धारा उत्पन्न होगी क्या होगी, और जैसे ही धारा उत्पन्न होने लगती है तो वो धारा क्या होती है, एक प्रेरण धारा होती है। और जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये आपके डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर। किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर, चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है। चुंबकीय फ्लक्स वो होता है जो किसी चुंबकीय बल रेखाओं के पृष्ठ पर, किस पर, पृष्ठ पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ये एक तरह का एक पृष्ठ है। क्लियर। इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी वो होगा आपके चुंबकीय फ्लक्स। और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक होता है वेबर। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वैसे आपके बड़ी क्लासों में आता है, 11th 12th के अंदर आपके केवल
10th क्लास में इसकी एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है। तो यहाँ तक तो था हमारा विद्युत और चुंबकीय का सारा खेल जोल। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा विद्युत धारा जनित्र के बारे में, यानी कि विद्युत जनित्र के बारे में। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिए, वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके चैप्टर में किसी से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो 100% आपके विद्युत जनित्र से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो AC जनरेटर और एक होता है DC जनरेटर। दो प्रकार के होते हैं आपके ये, और इनसे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है आपके ज़रूर। तो धन्यवाद।